अपन ने महाराणा प्रताप का जो पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में चर्चा की थी। अब अपना महाराणा प्रताप का जो पार्ट टू है, पार्ट सेकेंड, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि अगले पार्ट में क्या होता है महाराणा प्रताप के साथ, कैसे कैसे युद्ध होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, एक विश्व ऐतिहासिक युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। बल्कि ये युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। जैसा कि बोर्ड के अंदर आपको दिखा हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में ये युद्ध होता है। दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, ये इतना महत्वपूर्ण युद्ध क्यों है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, इस युद्ध में किसकी हार होती है, हल्दी घाटी कहाँ आया हुआ है, हल्दी घाटी किस नदी के किनारे स्थित है, मेवाड़ की थर्मोपोल इस युद्ध को किसने कहा था, इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, इस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था, इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था, ये युद्ध किसके मध्य होता है, इस युद्ध के अंदर क्या दृश्य होते हैं, ये सारी चीजें मैं बजरंग सिंह चारण आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये जो हल्दी घाटी है ये कहाँ आई हुई है। ये जो हल्दी घाटी है ये दोस्तों राजसमंद जिले में है। कहाँ है? राजसमंद जिले में आई हुई है हल्दी घाटी। ये जो हल्दी घाटी है इसको हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो, उसका जो रंग है हल्दी नुमा रंग है। हल्दी जैसा रंग होने के कारण उस मिट्टी की वजह से इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। ये युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी में युद्ध होता है। और ये युद्ध किस किस के मध्य होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है, एक तरफ तो महाराणा प्रताप, कौन थे? महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ अकबर की सेना, अकबर की सेना। मतलब कि एक तरफ तो कौन होता? महाराणा प्रताप, एक तरफ अकबर की सेना। अब देखो, अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मान सिंह ने किया था। और इस मान सिंह के पास 40,000 सेना थी। कितनी? 40,000। और अपने महाराणा प्रताप के पास कितनी सेना थी? 9,000 सेना। ये जो मान सिंह है इस युद्ध में एक हाथी है जिसका नाम है मर्दाना हाथी। क्या नाम है? मर्दाना हाथी। यानी ये मान सिंह मर्दाना हाथी के ऊपर सवार था और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के ऊपर सवार थे। अब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व किया था, सबसे जो आगे का जो दस्ता होता है उसको अरावल जो दस्ता था, यानी अरावल भाग था, सबसे आगे का जो भाग था उसका जो नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप की सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था हकीम खां सूर। क्या नाम था? हकीम खां सूर। ये जो हकीम खां सूर था इसने महाराणा प्रताप की सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। मतलब कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व इतना भयंकर से, इतना जबरदस्त नेतृत्व किया इस हकीम खां सूर ने कि एक बार के लिए अकबर की सेना डर गई। अकबर की 40,000 सेना डर गई, इधर उधर बिखरने लगी। तब अकबर का एक मुगल दरबार था जिसका नाम था मिहिर खां। क्या नाम था? मिहिर खां। ये अकबर का मुगल दरबारी था जिसका नाम था मिहिर खां। इस युद्ध में अकबर खुद नहीं आया था। भाई, अकबर खुद युद्ध वास्ते नहीं आया, तो अकबर तो उस समय फतेहपुर सीकरी था। कहां था? फतेहपुर सीकरी था। अकबर नहीं आया था। ये जो मेहतर खां था, क्या नाम था? मेहतर खां। मेहतर खां ने सोचा ऐसे तो अपनी हार हो जाएगी, सेना का हौसला डाउन हो गया है और अपनी जो सेना इधर उधर बिखरने लगी है। तब मेहतर खां ने एक झूठी अफवाह फैलाई थी। इस मेहतर खां ने झूठी ये अफवाह फैलाई थी कि रुको सैनिकों, रुको, कहां जा रहे हो डर के? भाई रुको, इतना डर नहीं जाओ। इस मेहतर खां ने कहा कि बादशाह अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हैं और आप ऐसे डर के मारे कहां जा रहे हो? तब वापिस सैनिकों में क्या आया? जोश आया। ये जो झूठी अफवाह फैलाई थी, किसने फैलाई थी? मेहतर खां ने फैलाई थी। अब ये जो हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह धारण किया था वो किया था झाला बीदा उर्फ मन्ना। इसने महाराणा प्रताप का क्या किया था? राज चिन्ह धारण किया था।
इस युद्ध के अंदर जब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक पांव कट जाता है तो महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला जाता है और महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह है वो धारण किया था। झाला विदा ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह क्या किया था? धारण किया था। अब पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में जीत किसकी होती है? दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर किसी की भी जीत नहीं होती है। हल्दी घाटी युद्ध है अनिर्णायक युद्ध है। कैसा है? अनिर्णायक। न तो इस युद्ध में अकबर की जीत होती है, न इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है। लेकिन अपनी जो अध्ययन बोर्ड है, अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी वाली किताबें, एनसीईआरटी, उन किताबों में लिखा हुआ है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या होती है? जीत होती है। यानी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है, ऐसी अपनी किताबों में जिक्र किया हुआ है। अब कुछ इतिहासकार है वो हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग नाम बताते हैं। कुछ इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या नाम बताता है, वो सारे जो अलग अलग नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग नाम बताते हैं काफी इतिहासकार इसके बारे में। जैसे इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली। सीधा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा? ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड। अब पूछा जाता है, दूसरा नंबर पूछा जाता है कि इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? यानी हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? खमनोर का युद्ध किसने कहा? खमनोर का युद्ध। तो मित्रों, खमनोर का जो युद्ध कहा था वो कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने। फजल ने। अब पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोकुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा था। बंदायुगी ने गोकुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? बादशाह बाग का जो युद्ध कहा था, बादशाह बाग का युद्ध वो कहा था आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। यानी आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा था। बदायूं ने गोकुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। ये भी हल्दी घाटी युद्ध के जो उपनाम है जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। जब मान सिंह जाता है, हल्दी घाटी युद्ध होने के बाद में मान सिंह वापस जाता है और महाराणा प्रताप को पकड़ कर नहीं लेके आता है। हल्दी घाटी युद्ध का मेन उद्देश्य यही था, अकबर का मेन जो मकसद था हल्दी घाटी युद्ध का, वो ये मकसद था कि महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ के लेके आओ। लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आते। उसके बाद में क्या होता है? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में एक घटना होती है, शेरपुर घटना। कौन सी घटना होती है? शेरपुर घटना। अपन देखेंगे कि ये जो शेरपुर घटना है वो क्या घटना है, इसके बारे में अपन क्या है जानेंगे। अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम है? अब्दुल रहीम। अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल रहीम। ये 9 रत्नों में से एक है। एक बार अकबर अपने अब्दुल रहीम ने कहो, अकबर कहो कि अब्दुल रहीम तू जा और तू वहां महाराणा प्रताप की जासूसी कर चित्तौड़गढ़ के अंदर कि महाराणा प्रताप अभी क्या कर रहा है, महाराणा प्रताप कहां है, एक बार तू जा जासूसी कर और पच में गई हमारी सेना भेजो। अब्दुल रहीम ने कहा कि बादशाह जो हुक्म आपने जो बोला वो तो मेरे को करना ही है। लेकिन इन अब्दुल रहीम की 5 बेगमों थी, 5 बेगमें। अब्दुल रहीम महाराणा प्रताप की जासूसी करने के लिए दिल्ली से रवाना होता है। तब अब्दुल रहीम की जो 5 बेगमें थी, उन बेगमों ने कहा कि रुको अब्दुल रहीम जी रुको। इन बेगमों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अब्दुल रहीम कहो कि भाई बेगमों थे हाथे हालत कहीं करो, मैं उठे कोई घूमने जाऊं को नहीं, पिकनिक माते जाऊं को थे कहीं करो हाथे हालत नहीं। बेगमों ने कहा नहीं, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या पता आप वहां कुछ महाराणा प्रताप आपको कर दे या फिर आपकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। ए बेगमों कहो कि अब्दुल जी मैं थोड़े बिना नहीं रह सकता।
अकबर के इन्हें हाथे अकबर के बाड़ो योनी हाथ ले जाओ अब्दुल रहीम कहीं ने जो हाल दे अबे अब्दुल रहीम 5 बेगमा ऐसा सब आ जाए चित्तौड़गढ़ खड़े एक गांव है शेरपुर गांव, वहां आ जाते हैं महाराणा प्रताप की जासूसी के लिए। इस बात का पता चलता है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को। किसको? अमर सिंह को। अमर सिंह को जब पता चलता है कि अब्दुल रहीम अपनी बेगमों सहित अपनी जासूसी करने के लिए आया हुआ है, महाराणा प्रताप की जासूसी करने के लिए आया हुआ है, अमर सिंह सीधा जाता है शेरपुर, जहां अब्दुल रहीम का टेंट था, वहां जाता है अमर सिंह। उस समय सुबह सुबह का समय था, अब्दुल रहीम कहीं मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था या नित्य कर्म के लिए गया हुआ था, और उस समय टेंट में सिर्फ बेगमें थी, 5 बेगमें। अमर सिंह उन बेगमों को बंदी बना लेता है। अमर सिंह उन बेगमों को बंदी बना के किसके पास लेके आ जाता है? महाराणा प्रताप के पास लेके आ जाता है। और अमर सिंह कहे कि पापा अब्दुल रहीम तो टेंट में हो तो कौन ही, मैं और बेगमों लेने आयो हूं। महाराणा प्रताप के अमर सिंह इन बेगमों का मैं क्या करूं? महाराणा प्रताप ने कहा कि अमर सिंह इनको वापस से समान इनको वापस उनकी जगह पे छोड़ के आ, अब्दुल रहीम को लेके आ, इन बेगमों मैं कहीं करूं। जन बेगमों कहे यार महाराणा प्रताप तुम्हारे अमर सिंह कितना नालायक लड़का है, कितना बदतमीज है जो हमें उठा के लेके आ गया। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप नारियों का सम्मान करते थे। ये घटना थी शेरपुर घटना। उसके बाद में जो अगली जो घटना है वो है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध। दोस्तों दिवेर राजसमंद में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? राजसमंद के अंदर आया हुआ है दिवेर। और इस दिवेर के युद्ध में पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप की जीत होती है। ये युद्ध होता है अक्टूबर 1582, दिवेर राजसमंद में है। ये युद्ध होता है। महाराणा प्रताप एक तरफ तो थे इस युद्ध के अंदर, महाराणा प्रताप, और एक तरफ थे अकबर के एक चाचा थे जिनका नाम था सुल्तान खान। और इस दिवेर के युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किया था। इस युद्ध का नेतृत्व, और अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार डाला और इस युद्ध में पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप की विजय होती है। और महाराणा प्रताप दिवेर पर अपना शासन क्या करते हैं? कायम करते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ अकबर ने अपना अंतिम अभियान महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कब और किसके साथ भेजा? एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने अपना अंतिम अभियान कब व किसके साथ महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा। ये मैं आपको बताऊंगा। अकबर के द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान, उसके बाद में अकबर ने हद पाली, उन बाद में अकबर ने जो कर लियो कि हमें कोई महाराणा प्रताप में पकड़ने वास्ते नहीं जाना, महाराणा प्रताप में हाथ नहीं आएगा। वो अंतिम अभियान था अकबर की, वो अंतिम सेना भेजी गई थी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। अंतिम अभियान, ये अभियान भेजा गया था 6 दिसंबर 1584 ईस्वी को। ये अभियान भेजा गया था। ये अभियान भेजा गया था जगतनाथ कछवा के साथ। किसके साथ? जगतनाथ कछवा। और ये जगतनाथ जो कछवा थे वो मान सिंह के चाचा थे। किसके? भगवान दास के भाई थे और मान सिंह के चाचा थे। इनके साथ अकबर का अंतिम अभियान भेजा गया और उसके बाद में अकबर ने जो कर लिया कि हमें महाराणा प्रताप ने नहीं पकड़ना। और बाद में 1585 में महाराणा प्रताप आप एक नई राजधानी बनावे चावंड। कौन सी? चावंड। ये चावंड नई राजधानी बनाते हैं महाराणा प्रताप। और उसके बाद में महाराणा प्रताप जो अपना जो अंतिम जीवन काल है वो चावंड में बिताते थे। एक बार कहीं है महाराणा प्रताप जो धनुष था, धनुष के ऊपर जो रबड़ का होता है ना, धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। ये बात है 19 जनवरी, एक बार की बात है 19 जनवरी 1597 की बात है। उन टाइम में ये महाराणा प्रताप आपरे धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। मतलब कि जैसे वो धनुष होया करे, ऐसा धनुष होता ना, इसके ऊपर ये जो रबड़ का होता है, रबड़ का, इसको बोलते हैं प्रत्यंचा। क्या बोलते हैं? प्रत्यंचा। एक बार महाराणा प्रताप इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और ये रबड़ टूट जाता है। जैसे चढ़ा रहे थे टूट जाता है और इस धनुष की ये जो नोक है ये महाराणा प्रताप के सीने में लग जाती हैं। और उससे 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की चावंड में क्या हो जाती हैं?
मृत्यु हो जाती है। यानी चावंड के अंदर ही महाराणा प्रताप की क्या होती है, मृत्यु होती है। और फिर बाद में महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो किया जाता है उदयपुर के अंदर एक जगह है बांडोली, और यहाँ महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है। और यह महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले ये दुख समाचार अकबर को कौन सुनाता है? मतलब कि अकबर से पहले महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, इसलिए सबसे पहले ये जो दुख भरा समाचार है ये सबसे पहले अकबर को कौन सुनाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। वो व्यक्ति था जिसका नाम था दूरशाह आडा। एक व्यक्ति था दूरशाह आडा। इस दूरशाह आडा ने ही सबसे पहले अकबर को ये दुख समाचार सुनाया था। दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये दूरशाह आडा चारण जाति का दरबारी कवि था, चारण जाति का ये था दूरशाह आडा। इसने सबसे पहले अकबर को ये दुख भरा समाचार सुनाया था। दूरशाह आडा ने एक दोहा बताया था। क्या बताया था? एक दोहा। उस दोहे के माध्यम से दूरशाह आडा ने अकबर को क्या सुनाया था? वो तो एक चारण कवि थे जिनका नाम था दूरशाह आडा। दूरशाह आडा ने ही सबसे पहले महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सबसे पहले अकबर को सुनाया। दूरशाह आडा ने एक दोहा बोला, उस दोहे के माध्यम से ही अकबर को यह सूचना दी थी। दूरशाह आडा ने कहा था कि असले को अणदाग पागले को अणनामी, कि असले को अणदाग पागले को अणनामी, और आडा गवड़ाए जको बेतो दुर्वामी, और आडा गवड़ाए जको बेतो दुर्वामी, नव रोजे न गयो नगो अस्ताम नवली, नगो झरुका हेठ जेठ दुनिया न देली। मतलब कि दूरशाह आडा ने एक दोहा सुनाया था। वो दोहा ये था कि असले को न अणदाग पागले को अणनामी। मतलब इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने अपने घोड़ों को कभी शाही सेना में भेजकर दाग नहीं लगाया, और जिस व्यक्ति ने अपनी जो पाग है पगड़ी वो किसी के आगे नहीं झुकाई, और आडा गड़वाए जको बेतो दुर्वामी, और जो अपनी मस्ती में अलग धुन में चलता था, नवरोजे न गयो नगो अस्ताम नवली, जो कभी नवरोज के त्योहार में नहीं गया, जो कभी दिल्ली नहीं गया, नगो झरोका हेठ जेठ दुनिया न देली। मतलब कि जिस अकबर के झरोके की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में व्याप्त थी, और उस झरोके के नीचे कभी वो व्यक्ति गया ही नहीं। आज ऐसा गहलोत राणा सिसोदिया महाराणा प्रताप विजय के साथ, खुशी के साथ मृत्यु के पास चला गया, और महाराणा प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। अब देखो अब क्या होता है, उसके बाद में जब मृत्यु का जो समाचार सुनाया जाता है अकबर को पता चलता है कि महाराणा प्रताप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों उसके बाद में अकबर के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अकबर को पता चलता है कि महाराणा प्रताप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाद अकबर के आंखों में भी क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। और अकबर कहता है कि इतना धीर, इतना वीर, इतना शक्तिशाली, इतना जिद्दी ऐसा व्यक्ति महाराणा प्रताप जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। और अकबर रोने लगता है। फिर बाद में मान सिंह, जलाल खां कोरची, टोडरमल, दूरशाह आडा सब चुप रह के हमें अकबर जी यो हेटो करो, हमें जावन आड़ो तो क्यों करो हमें थे। और अकबर बाद में मुंडो मुंडो दोन पातो सही है एकदम। तो ये जो बेसिक जानकारी बताई मैंने आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताई, तो अपना ये जो SR आदर्श स्कूल का जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो मिलेंगे आपको हिस्ट्री के, और वो वीडियो देखो। और एक और बात बताऊं विद्यार्थियों में आपको, बात ये है कि जब भी मैं ये चीजें पढ़ाऊं ना, तो आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठा करो, और वो अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो। एक बार पढ़ ले, दो बार पढ़ ले, कहीं नहीं वे सुनने कहीं नहीं। मारवाड़ी में कहावत है नहीं कि 100 बकिया एक लिखिया, लिखियोड़ी चीज ही जिंदगी भर तरह काम आवेला। तो इसलिए रजिस्टर पेन लेके बैठो, और सारी चीजें जो बताऊं वो अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।